तो आज मैं आपको सिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत इन्फिनेटिव का प्रयोग बता रहा हूँ कि किस प्रकार इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को एक साधारण वाक्य बनाते हैं। यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने में किस प्रकार हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बनाना है। यहाँ इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? तो इन्फिनेटिव माने टू प्लस वर्ब। किसी भी वर्ब के मूल रूप के पहले टू लगा देने पर इन्फिनेटिव हो जाता है। जैसे टू गो जाना, टू रीड पढ़ना, टू लाफ हंसना, टू प्ले खेलना, ये सब इन्फिनेटिव है। नॉन एनी अर्थ होता है हंसना, पढ़ना, खेलना, रोना, गाना, ये सब इन्फिनेटिव है। और आप यूँ जान लीजिए कि क्रियाएं हमेशा मूल रूप में इन्फिनेटिव में ही होती हैं। जैसे पढ़ना की अंग्रेजी केवल रीड नहीं है। रीड माने तो पढ़ते हैं हो गया। पढ़ना की अंग्रेजी टू रीड, खेलना की अंग्रेजी टू प्ले, हंसना की अंग्रेजी टू लाफ। हंसना की अंग्रेजी केवल लाफ नहीं है, ये तो कहा जाता है, लेकिन वास्तव में क्रियाएं हमेशा अपने इन्फिनेटिव रूप में ही होती हैं। तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब, यानी किसी भी वर्ब के मूल रूप के पहले टू लग जाने पर इन्फिनेटिव होता है। जैसे टू गो, टू रीड, टू लाफ, और हिंदी में इसका अर्थ नानेनी होता है। अब किस प्रकार हम इसको दो वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग करेंगे, तो आप लिखिए प्रयोग। जब दो वाक्य एक साथ आते हैं और उन दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट प्रायः एक ही होता है, तो उसमें एक वाक्य का दूसरा वाक्य उद्देश्य, परिणाम या फल होता है। उद्देश्य या परिणाम अथवा फल होता है। माने एक वाक्य का दूसरा वाक्य निश्चित रूप से उद्देश्य या फल होगा। तो उस उद्देश्य या फल दिखाने वाले वर्ब को, क्रिया को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। तो उस उद्देश्य या फल दिखाने वाली क्रिया को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं, अर्थात उस क्रिया के मूल रूप के पहले टू लगा देते हैं और उसके साथ आए हुए सब्जेक्ट को समाप्त कर देते हैं और वाक्य सिंपल हो जाएगा। अब देखिए, इसमें पहले वाक्य का उद्देश्य या फल दूसरा वाक्य हो सकता है, या दूसरे वाक्य का उद्देश्य या फल पहला वाक्य हो सकता है। तो जो उद्देश्य या फल दिखाने वाला वाक्य रहेगा, उसी वर्ब को हम इन्फिनेटिव में बदलेंगे तो वो वाक्य खत्म हो जाएगा। चाहे वो पहला हो चाहे वो दूसरा हो, वो समाप्त हो जाएगा। और एक बात और है, प्रायः वाक्य में उद्देश्य या फल दिखाने वाला वर्ब वाला जो वाक्य होता है, उसमें इन्फिनेटिव का रूप प्रायः बना हुआ होता है। हमको केवल उसका सही प्रयोग कर देना होता है, बनाना भी नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण आप देखें तो समझ में आएगा। जैसे आई एम गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप, आई वॉन्ट टू सी द ताज। आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। आई वॉन्ट टू सी द ताज, मैं ताज देखना चाहता हूं। अब देखिए, एक वाक्य का दूसरा वाक्य उद्देश्य होगा या फल होगा। देखिए कौन किसका उद्देश्य या फल है। आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। क्यों? क्या उद्देश्य है आगरा जाने का? तो टू सी द ताज, ताज देखना उद्देश्य है। मिल गया। तो इसलिए अब टू सी द ताज चला आएगा और उसके साथ जो आई एम है खत्म हो जाएगा, वाक्य बन जाएगा आई एम, आई वांट खत्म हो जाएगा,
तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। एक वाक्य और देखिए, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना चाहता है। ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा चला गया है। वह अध्ययन करना चाहता है, वह आगरा चला गया है। दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। अब आप देखिए कि इसमें किसका उद्देश्य या फल कौन सा है। तो पहला वाक्य है ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना चाहता है। तो अध्ययन करने का परिणाम क्या है? कुछ भी नहीं। अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? कुछ भी नहीं, तो नहीं है। दूसरे वाक्य को देखिए, ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा चला गया है। क्यों? देखिए, क्यों से कारण मिलता है और कारण को उलट देते हैं तो परिणाम हो जाता है। इसलिए अगर कारण मिलता है तो समझ लीजिए वहाँ परिणाम या फल भी है, और जहाँ कारण मिलता है वहाँ उद्देश्य भी प्राय होता है। तो इसलिए ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा चला गया है। क्यों आगरा गया है? आगरा जाने का उद्देश्य क्या है? तो टू स्टडी, अध्ययन करना। तो अब इस वाक्य को पहले कर दीजिए दूसरे वाले वाक्य को, क्योंकि दूसरे वाक्य का पहला वाक्य उद्देश्य या फल है। तो इसलिए अब वो वाक्य पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी। ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है कि वाक्य में भेरी आता है और एक वाक्य का दूसरा वाक्य उद्देश्य होता है, फल होता है। तो भेरी अगर है तो वहाँ एडवर्ब टू का प्रयोग कर देते हैं, एडवर्ब टू को लगाने वाले नियम को लगा देते हैं। जैसे ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है। प्राय वेरी रहेगा और दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट रहेगा। तो आप एडवर्ब टू को लगाने वाला नियम लगाइए, जो पहले आपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा है। एडवर्ब टू को पहले हटाए हैं और फिर लगाए हैं। तो लगाने वाला नियम, तो लगाने वाला नियम जब लगाएंगे तो वेरी के स्थान पर क्या हो जाएगा? TOO हो जाएगा। और फिर जो है TO2 लगेगा, ही और कैन नॉट खत्म हो जाएगा और इसके स्थान पर जो है टू और क्रिया आ जाएगी। तो हो जाएगा ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। ऐसे एक उदाहरण और देख लीजिए, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, किताब बड़ी कठिन थी। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह इसे समझ नहीं पाई। पहले वाक्य का सब्जेक्ट बुक है, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट सी है, और वेरी भी आया है और आगे जो है कुड नॉट आया है। तो फिर एडवर्ब टू लगेगा। तो अब चूंकि सब्जेक्ट अलग अलग है तो फार लगा करके दूसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर। फार हर लगेगा, इन्फिनिटिव यानी TO2 से पहले। तो क्या हो जाएगा? द बुक वाज टू डिफिकल्ट, ये देखिए TOO होगा। द बुक वाज TOO, टू डिफिकल्ट फॉर हर। सी का जो है ऑब्जेक्टिव केस हो गया हर, फॉर हर टू अंडरस्टैंड। द बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर टू अंडरस्टैंड। इस प्रकार आप समझ गए होंगे। ऐसे जो भी वाक्य रहेगा बन जाएगा। दो एक उदाहरण और देख लीजिए। He has 3 sons. He has to educate them. He has 3 sons. उसके 3 पुत्र हैं। He has to educate them. उसे उन्हें शिक्षित करना है। तो उसके 3 पुत्र हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है? उन तीनों को शिक्षित करना। तो हो जाएगा he has 3 sons to educate, या he has 3 sons to educate them भी लगा सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार ये बना सकते हैं। नीता इज वेरी पुअर, नीता बहुत गरीब है। सी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज,
वह अपने अध्ययन को आगे नहीं ले जा सकती है। दोनों का सब्जेक्ट एक ही है और वेरी लगा है, कैन नॉट लगा है, एडवर्ब टू लगाइए तो क्या हो जाएगा, नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज। इस प्रकार ऐसे बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आसान है, इसको आप बना सकते हैं और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये रहा आपका इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। मेरे ख्याल समझ गए होंगे। अब इसके बाद वाले वीडियो में मैं बताऊंगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। अब इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।